हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए। आगे का थोड़ा रिवीजन कर देते हैं कि लेखक हमें इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो कचहरी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि आज का जो समाज है, आज को जो देश की स्थिति हो गई है वो कैसे हो गई कि जब हम सुबह उठकर समाचार पत्र में या न्यूज़ में देखते हैं तो जहाँ तहाँ चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, ठगी आदि जैसे न्यूज़ ही हमें देखने को या सुनने को मिलती है। तो लेखक कह रहे हैं कि जहाँ कहीं देखा जाए तो वहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वो कहते हैं कि आज हर एक पार्टी हम देखें तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती है। कहते हैं कि देश का आज वातावरण है इतना खराब हो गया है। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे बड़े बड़े नेता हुए हैं, जैसे तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे महान नेता हमारे देश में हो गए हैं। उसके होते हुए बावजूद उन्होंने क्या हमारे देश में ऐसा सपना देखा था। लेखक कहते हैं कि उन्होंने तो यह स्वप्न देखा था कि हमारा देश प्रगति करता रहे और वो प्रगति करते हुए पूरे विश्व में हमारा देश का नाम रोशन करे। लेकिन वो कहते हैं कि आज का जो नेता है, आज के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे देश की स्थिति अत्यंत गंभीर और ख़राब कर दी है। वो कहते हैं कि आज के देश का माहौल कैसा हो गया है। तो कहते हैं कि जहाँ तहाँ लोग के मानसिक विचार कैसे हो गए हैं। तो वो लोग ईमानदारी से मेहनत करना नहीं जानते, लेकिन वैसे मुफ्त में मिल जाए या मुफ्त में मिला हुआ जो कुछ भी है वो लेकर खुशी से रहना चाहते हैं। आज के जो लोग हैं, भोले भाले जो श्रमजीवी हैं, वो पिछड़े होते हुए गए हैं और जो भ्रष्टाचारी है, जो नेता हैं, वो आगे बढ़ते गए हैं। जो झूठे हैं वो आगे जाते रहे हैं और जो श्रमजीवी हैं वो पिछड़े हो गए हैं। तो हमें जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पीछे से हमने बाकी हमारा रहा था तो यहाँ से हमने छोड़ा था कि लेखक फिर कहते हैं उनका एक वाक़या हुआ था। एक बार उन्होंने अपना जो अनुभव था वो शेयर किया है कि एक बार वे रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैं 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और फिर जो टिकट मास्टर था उन्होंने कई दिन के बाद वो उनको मिला। कई देर के बाद वो ढूंढता ढूंढता ट्रेन में आया और जब लेखक को पहचाना तो उन्होंने बाकी जो 90 रुपये थे वो वापस दिए। ऐसे ही कुछ ऐसे कई अलग उदाहरण दिए हैं। वो कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही वह निर्जीव सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा देकर जा रहा है। तो वो एक किस्सा बताते हैं। लेखक कहते हैं कि भले ही आज में हमारे देश में कई गुनहगार हैं, कई लोग ईमानदार नहीं हैं, कई लोग भ्रष्टाचारी हैं, फिर भी कुछ समाज ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें अभी भी ईमानदारी बाकी है। तो उनके साथ जो ईमानदारी से जो व्यवहार हुआ था, उनका अनुभव था, उन्होंने यह शेयर किया है हमारे साथ। उन्होंने पहला बताया कि उन्होंने जब टिकट लेके जाते हैं, टिकट लेने के लिए जाते हैं, वो टिकट मास्टर को 10 रुपये की जगह 100 की नोट देते हैं। तो फिर वो टिकट मास्टर टीटी आता है और उनको 90 रुपये वापस देता है। फिर दूसरा उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि वो एक बार बस में गए थे अपने पत्नी और बच्चों के साथ और रात में बस में गए थे। शायद वो कह रहे थे कि 9-10 बजे हो गए और बस रुक कर चलती थी, यानी कि बस खराब हो गई थी और वो निर्जीव जहाँ जंगल था वहाँ जाके बस बिगड़ गई। तो वो कहते हैं कि जो उनका कंडक्टर था वो बस से नीचे उतरा और बस की छत पर चढ़ा और साइकिल लेके वो कंडक्टर था चला गया। तो शायद यही अंदर बस में बैठे हुए लोगों ने यही सोचा कि जो कंडक्टर था वो हम सब लोग को छोड़ के वहाँ से भाग गया
है। आगे, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। तो वो कहते हैं कि लोग फिर तरह तरह की बातें कहते हैं कि यहाँ तो लूटपाट होती है, यहाँ तो डकैती होती है, यहाँ लोगों को लूटा जाता है। लेखक घबरा गए क्योंकि पूरी बस में लेखक ही अकेले ऐसे थे जो अपने पत्नी और परिवार के सहित बस में बैठे हुए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतरंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मानना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगी, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तब फिर जो बस में बैठे नौजवान यानी कि जो लड़के थे, वो लड़कों ने यही प्लान किया कि हमें अगर कंडक्टर तो चला गया है तो हमें अभी क्या करना चाहिए कि जो ड्राइवर है उसको मारना पीटना चाहिए। तो उन्होंने प्लानिंग की कि हम अभी ड्राइवर को मारेंगे। लेकिन क्या हुआ कि ड्राइवर को पता चल गया कि ये लोग मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने लेखक के सामने देखकर कहा कि मुझे बचा लीजिए, मैं बस तो जल्दी ही ठीक कर दूंगा। लेकिन जो डरी हुई पब्लिक थी उन्होंने लेखक की बात नहीं सुनी। ये पब्लिक को ऐसा लगता था, लोगों को ऐसा लगता था कि ड्राइवर ने कंडक्टर को डाकुओं को सूचना देने के लिए, डाकुओं को कहने के लिए भेजा है कि बस खराब हो चुकी है और लोगों को लूटना है। तो जो पब्लिक थी वो यह जानती थी कि जो कंडक्टर था वो डाकुओं को कहने के लिए वहाँ से भाग गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाना था। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना और उचित जान पड़ा। मैं गिराने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चलते हुए आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वह दूध मिल गया, थोड़ा लोटा लाया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग वह अड्डे पे पहुंच गए। तो लड़के कहते हैं कि फिर सबने वो ड्राइवर को नीचे उतार के घेर लिया और सामने से देखते हैं तो एक बस आ रही है और बस के अंदर यह बस का जो कंडक्टर था वो बैठा हुआ था। फिर बस आके रुकती है और कंडक्टर आके कहता है कि ये बस बिगड़ गई थी तो मैं अड्डे पे दूसरी बस लेने के लिए गया था और ये बस चलाने के लायक नहीं थी, इसलिए मैं दूसरी बस लेके आया हूँ। और वो पंडित जी के जो लेखक थे उनके बच्चे के लिए दूध और पानी भी लेके आए थे। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि लेखक के कहने का मतलब अर्थ ये है कि अब भी हमारे देश में और हमारे समाज में ऐसे कई अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितने ही ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भुला नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल इन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कटकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटना भी बहुत कम होती है जब लोगों के आकरण सहायता की है।
निराश मन में धसस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर ही हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच गई हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक कहना क्या चाहता है? लेखक कहना चाहते हैं कि अभी भी भारतवर्ष में और भारत देश में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो अभी भी अपनी काम अच्छी तरह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, हमें न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में ऐसे न्यूज़ सुनकर हमें निराश नहीं होना चाहिए जो हमें तकलीफ़ दे। हमें ऐसे न्यूज़ देखने चाहिए, ऐसे विचार करने चाहिए जो हमें प्रेरणा दे अच्छे काम करने में। ठीक है बच्चों, तो हमें ये चैप्टर ओवर हो जाता है। शब्दार्थ टिप्पणी देखते। तत्करित चोरी, मन सी तो पंडित या मेघावी मोहल तो परिस्थितियाँ, निहर तो निराधार, फरेब तो धोखा, भीरू कायर, आलोडन तो मथना, निष्कृष्ट तो अदम नीच, गुमराह तो भुला देना, पैमाना यानी कि मापदंड, दकियानुसी तो पुराने ख्याल वाला, त्रुटि यानी कि कमी गलती, कातार तो लालच मुहावरे, मन बैठा जाना तो उदास हो जाना, मन मरना, फलना फूलना तो समृद्ध होना, पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना, ज्योति बुझना तो मरना, कतार ढंग से देखना तो भयभीत होकर देखना। स्वाध्याय। आज समाचार पत्र में कौन कौन से विचार भरे हुए रहते हैं? मैं क्वेश्चन आंसर टिक कराती हूँ, आप टिक कर दो कि आज समाचार पत्र में, पहले की लाइन लिखनी है कि आज समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। क्वेश्चन 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? यहाँ पे टिक करो, देश का वातावरण आज कैसा बन गया। तो देश का वातावरण कैसा हो गया कि लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पे है उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। ये आंसर 2 है। आंसर 3, क्वेश्चन 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया? आंसर 3, तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। जो भौतिक वस्तुएं होती हैं जो हमारे जीवन में सुविधा के रूप में हम उपयोग करते हैं, भौतिक वस्तुएं जैसे टेलीविज़न, एसी वगैरह जो चीज़ें हैं वो भौतिक वस्तु कहलाती हैं। तो कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु को संग्रह करने के लिए अधिक महत्व नहीं दिया। मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार हैं? तो मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार हैं? तो मनुष्य के मन में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में मन में विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन 5, भारतवर्ष किसके धर्म रूप में देखता आ रहा है? किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यहाँ पे टिक करिए कि भारतवर्ष
सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर अड्डे पे जाके नई बस लेके लौटा और लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेके लौटा। हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो एक एक वाक्य के उत्तर है वो मैंने टिक करा दिए हैं। 2 वाक्यों के उत्तर और 5 वाक्यों के उत्तर, ये दोनों के जो आंसर हैं वो मैं आपको PDF ग्रुप में सेंड करूँगी। तो वो आप PDF में देखकर क्वेश्चन आंसर जो है वो अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख दीजिएगा। थैंक यू। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 ओवर होता है।